नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है सीएचएसएल के एग्जाम की तैयारी। चेयरमैन साहब ने तो आपका पेपर शेड्यूल कर दिया है। 12 नवंबर से पेपर होना, आपने स्लॉट भी बुक करवा दिए। अब बस पेपर देने जाना है। एग्जाम के इस आखिरी समय में हम जो भी पेपर होने वाला होता है उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं। बहुत बढ़िया रिलेवेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। ऐसे हम सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए एग्जाम पेपर सॉल्व करा रहे हैं। एक मैं करवा चुका हूं, आज हम दूसरा एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें एसएससी रेलवे के जितने भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं उन सब के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो अभी दोबारा रिपीट होंगे बच्चों, जो आपके सीएचएसएल के एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, वो सारे सॉल्व करवाऊंगा। अर्थमेटिक के सवाल भी होंगे, एडवांस के सवाल भी होंगे। तो पेशेंस के साथ वीडियो को पॉज करके आप एक एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। मैं ऐसे समझाऊंगा कि केवल सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा, उस सवाल के पीछे की थ्योरी, उसका फॉर्मूला, उसका शॉर्टकट, उसका कॉन्सेप्ट, वो भी साथ साथ बताऊंगा। और आप जरा से भी सीएचएसएल एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो ये सवाल आपको 100% लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसी चैनल पर आप जाएंगे प्यारे प्यारे भाई, तो ये एग्जाम पेपर 1 मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, हमने अपने ऑफिस टूर की भी एक वीडियो डाली है, जो हमारे सिलेक्शन वे का नया ऑफिस है, जाके देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। अच्छा, प्रीवियस सर के क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस सर के क्वेश्चंस के आप मॉक टेस्ट हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग से फ्री में लगा सकते हैं। हमने 5 साल के अपलोड ऐसी कर रखे हैं। सीएचएसएल का आपका पेपर है, देखो प्रीवियस सर के 146 टेस्ट हैं। मान लो आप फुल लेंथ नहीं लगाना चाहते, 1 घंटा होता है, तो आप छोटे छोटे ना सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो। आप जनरल अवेयरनेस के भी 146 टेस्ट हैं, रीजनिंग के भी हैं। यहां पे टाइमर के साथ है ना, 20-20 मिनट के टाइमर के साथ आपके टेस्ट बने हुए हैं। आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए, पर टेस्ट लगाइए, वो एग्जाम के आखिरी समय में जो जितने टेस्ट लगाएगा वही एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं कम समय में आपको ज्यादा बेहतरीन सवाल कराऊंगा और पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा गणित के। आइए भाई हमारे साथ शुरू करते हैं पहले सवाल से। इन ए ट्राइंगल द लेंथ ऑफ साइड्स आर 8 यूनिट, 13 यूनिट एंड x यूनिट। हाउ मेनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज आर देयर फॉर x। देखो, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 और 13 है, तीसरी भुजा x आपको नहीं पता, तो पूछा है x के कितने इंटीजर वैल्यू पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, दो साइड तो आपको दी गई है, इनमें छोटी कौन सी है, जो दो साइड आपको दी गई है उनमें छोटी साइड है 8। तो x के कितने मान पॉसिबल है, या तीसरी भुजा के कितने मान पॉसिबल है, या ये पूछा जाए कुल कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, यानी कि 2 अट्ठे 16 -1 15। तो x के 15 मान पॉसिबल है इंटीजर, तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये शॉर्टकट है, ये आप ध्यान रखिएगा। हां, अगर आपसे x की रेंज पूछा जाए तो x की रेंज क्या होगी मेरे भाई, इन दोनों के डिफरेंस 13 -8 5 से बड़ी, इन दोनों के सम 13 + 8 यानी कि 21 से छोटी। इनके बीच में इंटीजर वैल्यू आप निकालोगे 15 ही आएंगी। ठीक है, 6 से लेके 20 तक। ओके, आगे आ जाते हैं। देखो, हमारा सिलेक्शन बैच 2.2 आ चुका है। मान लो इस बार आप बढ़िया तैयारी नहीं है कॉन्फिडेंस, तो 2026 में जो आप अपना अटेम्प्ट दो, वो पूरी मेहनत के साथ अच्छे से पढ़ के, एक एक सब्जेक्ट पे कमांड बना के, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करके देना। और उसके लिए आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ के पढ़ाई कर सकते हो। 7-8 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा, है ना। आप एकदम हर सब्जेक्ट में धुरंधर बन जाएंगे। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी है। ठीक है, एडमिशन इसके हमने शुरू करवा दिए। हम पूरा गणित पढ़ाएंगे, अमन सर आपकी इंग्लिश पढ़ाएंगे। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर पहला सिलेक्शन बैच था हमारा, ये दूसरा है 2.0। ठीक है बच्चों, आ जाइए सवाल नंबर 2। ये सीजीएल 2022 के पेपर का है। बनाओ x बराबर क्या है, यदि x बराबर 8 + 3√7, x 0 से बड़ा पॉजिटिव है जो दिख भी रहा है, तो आपसे पूछा है √x -1/√x की वैल्यू क्या होगी। देखो, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, x का मान दिया, या x का मान यहां पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे। वो बेस्ट तरीका नहीं है। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका आपको निकालना क्या है, √x -1/√x। आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट मत निकालो, आप इसका स्क्वायर निकालो। भाई a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यानी कि √x का स्क्वायर x + 1/√x का स्क्वायर 1/x -2ab।
तो इन दोनों की गुणा करेंगे, रूट एक्स कट जाएगा, माइनस ये आ गया। एक्स की वैल्यू 8 प्लस 3 रूट 7 है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि 1/x क्या आएगा। भाई इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि 1/8 प्लस 3 रूट 7। और आप जानते हैं कि 8 इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 1। 8 का स्क्वायर 64, 3 रूट 7 का स्क्वायर 9 सत्ते 63। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल साइन चेंज हो जाएगा, 8 माइनस 3 रूट 7, 1/x आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो x प्लस 1/x क्या आएगा, 3 रूट 7 कट जाएगा, यानी कि 16। 8 प्लस 8 16, तो x प्लस 1/x 16, 16 माइनस 2 14। तो यानी कि प्यारे भाई √x माइनस 1/√x का स्क्वायर आपने आसानी से निकाल लिया 14। तो √x माइनस 1/√x की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे रूट। ये सवाल का आंसर है, ये है इसका बेस्ट तरीका करने का। आगे बात समझ में, ऐसे करना है। सवाल नंबर 3, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 800। एक आर्टिकल का अंकित मूल्य 800 है। ए शॉप ओनर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12% एंड स्टिल गेन 8%। एक शॉप ओनर 12% डिस्काउंट देता है, फिर भी 8% लाभ कमाता है। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का। बड़ा बेसिक सवाल है भाई। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो सीपी से एमपी का रेशियो तो आप आसानी से निकाल सकते इस फॉर्मूले से, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अगर डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, आपने डिस्काउंट कितना दिया 12%, तो 100 माइनस 12 88। लाभ कितना हुआ 8%, तो 100 प्लस 8 100। किससे कट गया, 4 से कटेगा, 22/27। कोई दिक्कत। सीपीएमपी का रेशियो आगे अब जो मर्जी आपसे पूछ ले। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य है 800 रुपए, यानी कि 27 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए है। ठीक है ना भाई, ये सीपी से एमपी का रेशियो है। तो आपसे क्या पूछा यहां पे, क्रिय मूल्य 22 यूनिट की वैल्यू पूछी है। और ये जो आंसर है एग्जैक्ट नहीं है मेरे प्यारे भी, क्या है ये अप्रोक्स हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, 27 81 यानी कि 810। अगर 810 होता तो 30 बार जाता, लेकिन 800 यानी कि 30 से हल्का सा कम जाएगा, 30 से हल्का सा कम, हालांकि 29 से बड़े नंबर से गुणा होगी। तो यहां भी 22 गुणा 30 से हल्का सा कम नंबर से गुणा होगी, यानी कि 660। 660 से हल्का सा कम आंसर आएगा, यानी कि आंसर ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 652 रुपए। ये तो काफी दूर है 640। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसमें। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है तो आप अप्रोक्स ही निपटाइए। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 4। ए सर्कुलर आर्क मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल का चाप है जो सेंटर पे 15 डिग्री का कोण बनाता है। रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क इज 14 सेंटीमीटर, है ना। इस सर्कुलर आर्क जो है इसकी रेडियस कितनी है 14 है। तो आपसे पूछा है जो सेक्टर बन रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर सो फॉर्म्ड। जो सेक्टर बन रहा है उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि जैसे सर्कल है, ठीक है बच्चों, और ये बन गया मेरे भाई इस सर्कल का एक सेक्टर। ठीक है भाई, तो यहां पे ये सर्कल का सेंटर हो गया O, और ये रेडियस है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और ये AB, ये सर्कल का आर्क है जिसकी लंबाई मान लो L है। तो मुझे बताओ इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर मतलब ये R प्लस R 2R और ये प्लस L, यानी कि सेक्टर का पेरीमीटर आ गया मेरे प्यारे भी। इसका कंसेप्ट त्रिज्या खंड का परिमाप L प्लस 2R। ये कंसेप्ट है, ये चित्र आपको नहीं बनाना है, ये सीधा याद रखना है पेरीमीटर का। यानी कि आपको पहले यहां पे आर्क की लंबाई निकालनी पड़ेगी, है ना, L की वैल्यू। तो L का फॉर्मूला क्या होता है 2πr गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। चाप की लंबाई, यहां पे रेडियस 14 दी है। अच्छा, पाई का मान 3.14 लेना है, तो 2 पाई यानी कि 3.14 इंटू आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा यानी कि आर्क सेंटर पे कितना कोण बना रहा है 15, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है। तो 15/360, 15/360 आप डायरेक्ट लिख लो ना, 1/360।
24। 15 डिग्री से 360 डिग्री काट लेंगे 24 बार, प्लस रेडियस कितना है आपका 14, 2r, यानी कि 2 गुणा 14 28 है। अच्छा हाँ, यहां पे तो रेडियस रखेंगे हम, 2 पाई आर, आर कितना आ जाएगा बच्चों 14 इंटू, बस ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो 14 दूनी 28, 4 से काट लेंगे ये 7 बार, और ये 4 से 6 बार, ठीक है भाई। 6 से 3.14 भी काट लेते हैं, 6 पंजे 30, और ये 6 दूनी 12 है, तो 0.52 का 7 गुना कितना आ जाएगा अप्रोक्स 350 और 14 3.64, 3.64 प्लस 28 यानी कि 31.64 सेंटीमीटर के करीब आएगा। 31.64 के करीब आने की ऑप्शन नंबर डी, डी वाला सही हो गया। आसान सा सवाल है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, आगे चलेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल करो। ये आपके सामने क्वेश्चन, मैंने कोशिश करी कि हर सवाल का टैग भी डालूं कि भाई किस पेपर में आया है, कब आया है। यहां आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर आप इस सवाल को बड़े ध्यान से देखो तो ये एलजेब्रा के फॉर्मूले पे है बेस्ड। 762 गुणा 762 गुणा 762 3 बार गुणा है, प्लस 316 गुणा 316 गुणा 316 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा सवाल है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये तो एलजेब्रा का फॉर्मूला, डिवाइड करने पर क्या आता है बच्चों ए प्लस बी। बस यहां फर्क ये है भैया, ए की जगह क्या लिख दिया 762 और बी की जगह क्या लिख दिया 316। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ए प्लस बी आएगा, यानी कि 762 प्लस 316, तो आ जाएगा मेरे भाई 1078। इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर है 6, ये बताइएगा। A merchant marked an article such that its price was 25% above its cost price. एक व्यापारी ने आर्टिकल का अंकित मूल्य इस प्रकार रखा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है। उसने खरीदार को 10% और 20% की दो लगातार छूट दी, ठीक है, और इससे उसे क्या हुआ 400 रुपए का लॉस हुआ। तो वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या था, वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। देखिए भाई, आप इस सवाल को रेशियो से भी बना सकते हो और डाटा बहुत ईजी है, 100 मान के भी बना सकते हो, दोनों रास्ते बढ़िया। कौन से बता दो, 100 मान के बता दे। मान लो जैसे कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, ठीक है, तो सवाल में बोला गया व्यापारी ने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा है 25%। 100 से 25% ज्यादा कितना हो गया 125। लेकिन जब व्यापारी सामान को बेचता है तो मार्क प्राइस पे पहले 10% डिस्काउंट देता है, फिर अगर वस्तु का अंकित मूल्य है 125, इस पे 10% डिस्काउंट दोगे, 10% का मतलब 1/10, 1/10 डिस्काउंट दोगे, कितने में बेचोगे 9/10 में मल्टीप्लाई, फिर कितना 20% डिस्काउंट दोगे 1/5, 1/5 डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने 4/, ठीक है जी। तो 25 पंजे और ये 2, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई यहां पे सेलिंग प्राइस आपका 90 आ गया। मैं कह सकता हूं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, वस्तु का सीपी 100 है, 100 का सामान अल्टीमेटली बिका कितने में, तो कितने का लॉस हुआ। अगर 100 के सीपी का सामान 90 बिका, 10 का लॉस हो, जबकि सवाल तो कह रहा है लॉस हुआ कितने का है 400 रुपए का, तो 10 की वैल्यू 400 रुपए यानी कि कितना 40 गुना। तो पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस 125 की वैल्यू भी 40 गुना आएगी, यानी कि 5000 रुपए। तो वस्तु का मार्क प्राइस बड़ा आसानी से निकल गया 5000 रुपीज। ये रेशियो से भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आ जाते हैं। 2 इक्वल सर्कल पास थ्रू ईच अदर सेंटर, दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। अगर ईच सर्कल की रेडियस 13 सेंटीमीटर है तो उनकी कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। यह सर्कल का एक डायरेक्ट कंसेप्ट है। अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, यानी कि दोनों सर्कल की रेडियस बराबर होगी 13 सेंटीमीटर,
तो जो उनकी कॉमन कॉर्ड बनेगी, कॉमन कॉर्ड मतलब ऐसे दो सर्कल हैं, पहले इस सर्कल का सेंटर देखो दूसरे की परिधि पे है और इसका सेंटर दूसरे की परिधि पे, ये हो गया, ये जो बनती है क्या कहलाती है, कॉमन कॉर्ड। तो अगर दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं तो इस कॉमन कॉर्ड की लंबाई का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, √3r। √3r, रेडियस 13 है तो भेनिस जीवा की लंबाई 13√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो कितना बढ़िया रिवीजन हो रहा है, और ये कंसेप्ट है इस किताब में, कंसेप्ट किंग में। किसी बच्चे को नहीं आते कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तो यहां से याद कर लो भाई, आपके पास समय नहीं है कि आप यहां से प्रूफ करो, है ना, ऐसे मिला के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ ऊपर नीचे फिर प्रूफ करके निकालो, ऐसे तो बहुत आप समय ले लोगे पेपर सॉल्व करने में, सीधा पता होना चाहिए, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 8, अगला। इन ए सिटी, एक सिटी में करंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज 25,000। एक सिटी में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है, 25,000। नंबर ऑफ लिटरेट मेल डिक्रीज बाय 5%। पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या में 5% की कमी होती है। नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इंक्रीज बाय 10%। पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाती है। महिला सशक्तिकरण हो रहा है, पुरुष का विरक्तिकरण हो रहा है, ठीक है भाई। टोटल लिटरेट पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 25,250। तो आपसे पूछा है बताइए कि सिटी में प्रेजेंट में लिटरेट मेल कितने हैं, पढ़े लिखे साक्षर पुरुष वर्तमान में शहर में कितने हैं। तो भाई मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, फिर ओवरऑल पॉपुलेशन, तो ये एलिगेशन से बड़ी आसानी से हो जाएगा। परसेंटेज ब्रेक मेथड भी लग सकता है, एलिगेशन भी लग जाएगा क्योंकि डाटा इजी है। यहां हम लिख रहे हैं मेल, यहां लिख रहे हैं फीमेल। अब एक शहर में पढ़े लिखे मेरे प्यार में मेल की पॉपुलेशन कितनी कम हो गई, 5% है भाई। पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ गई, 10% इंक्रीज हो गई। भाई शहर की कुल पढ़ी लिखी आबादी कितनी थी, 25,000। अब शहर की आबादी कितनी होगी, 25,200, यानी कि 25,000 थी और अब मेरे दोस्तों 25,250 होगी, तो कितनी बढ़ गई, 250, यानी कि कितना बढ़ी परसेंटेज में, 1%। 25,000 का 1% है 250, यानी कि ओवरऑल शहर की पढ़ी लिखी आबादी मेल प्लस फीमेल कितनी इंक्रीज हुई, 1%। मेल 5% घटे, फीमेल पढ़ी लिखी फीमेल 10% बढ़ी, ओवरऑल पढ़ी लिखी पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल 1% बढ़ी। लगा दो एलिगेशन, 10 में से 1 घटेंगे क्या आएगा, 9, और 1 में से -5 घटेंगे कितना आ जाएगा, 6। किससे कट गया भैया, 3 से, 3:2। तो क्या आ गया, ये इस सिटी में मेल और फीमेल, लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल की प्रेजेंट पॉपुलेशन का रेशियो आ गया, 3:2। यानी कि टोटल कितने लोग हैं, और 5 के लोग टोटल सिटी में कितने लोग हैं प्रेजेंट में, 25,000 नहीं 25,000 ना, करंट नंबर 5 के लोग 25,000 कितने गुना, 5,000 गुना। तो आपसे पूछा है साक्षर पुरुष यानी कि मेल पॉपुलेशन कितने लिटरेट, तो 3 की वैल्यू 5,000 गुना आएगी यानी कि 15,000। तो इस सवाल का आंसर है 15,000, ऑप्शन नंबर। आसान सवाल है एकदम। आइए सवाल नंबर आपके सामने 9 करो। ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट 403.2 आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। देखो एक डीलर एक आर्टिकल को 403.2 रुपए में बेचता है 16% डिस्काउंट देने के बाद। हैड ही नॉट ऑफर्ड एनी डिस्काउंट, अगर डीलर ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 28% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अगर डीलर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट होता, 28% का। तो पूछा आर्टिकल का सीपी क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यही सवाल है। इस सवाल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दूसरी लाइन है। आप बताओ अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, इसका मतलब जो सामान का मार्क प्राइस से अंकित मूल्य उसी पर बेचोगे, और मार्क प्राइस पर बेचने से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 28%। इसका मतलब वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होगा, 28%। भाई अगर किसी सामान पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो सामान को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा,
और बिना किसी डिस्काउंट के अंकित मूल्य पर बेचने से 28% प्रॉफिट होता है, यानी कि एमपीसीपी से 28% ज्यादा है। ये सेकंड लाइन का इनडायरेक्टली मतलब हुआ। अब आ जाते हैं पहली लाइन पे। आपने क्या किया, एक डीलर ने एक आर्टिकल को 403.2 रुपए में बेचा, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट देने के बाद डीलर ने आर्टिकल कितने में बेचा? 403.2 रुपए में। तो क्या सक्सेसिव नहीं है? पहले सीपी को 28% बढ़ाया, फिर एमपी को 16% कम किया, फाइनली कितना बेचा? 403.2 में। आपसे क्या पूछिए? इनिशियल वैल्यू सीपी। 28% बढ़ाने का क्या मतलब? 4% 1/25, 28% यानी कि 7/25 बढ़ाया, यानी कि सीपी अगर 25 था तो 25 से 7 बढ़ के कितना हो गया? 32 मल्टीप्लाई। फिर मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट दिया, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4% 1/25 होता है। 16% 4 गुना 4/25, 25 पे 4 का डिस्काउंट दोगे तो कितनी कीमत रह जाएगी? 21। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो हो गया। फाइनली सामान बिका कितने में? 32 गुना 21 में, और बिका कितने में? 403 पॉइंट। ठीक भैया, तो किसी से भी काट लो। 32 एकम 8 3, 32 दूनी 64, तो बचा कितना? 19। 192, 32 छिक्का 192, 12.6। फिर 21 छिक्का 126, यानी कि कितनी बार कट गया? 0.6 बार। तो वस्तु का सीपी क्या होगा? क्रिय मूल्य 25 गुणा 25, 625 का 0.6 गुना 600 का 0.6 गुना 360, 25 का 0.6 गुना 15, 360 और 15 आ गया 375 रुपए वस्तु का क्रिय मूल्य आ गया, सीपी। ऑप्शन नंबर। बढ़िया सवाल है, ठीक है ना? तो आपको रेशियो मेथड से सवाल, कितना भी कैलकुलेटिव सवाल आए, फटाक से निपट जाएगा। आ जाइए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 10। In an election between two candidates, 80% of voters cast their vote, out of which 53 votes were declared invalid. भाई दो कैंडिडेट के बीच चुनाव हुआ, 80% लोगों ने वोट डाला, अब उसमें से 53 वोट जो है वो इनवैलिड है, खराब कर दी इलेक्शन कमीशन ने। मेरे भाई आजकल तो वोट चोरी का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। ठीक है, विनर गॉट 48% ऑफ ऑल द वोटर इन द लिस्ट। जीतने वाले को, सभी वोटर्स है लिस्ट में, वोटिंग लिस्ट में जितने वोटर्स का नाम है, विनर को उसमें से कितने वोट मिले? 48% वोट मिले, और वो 1013 वोटों से जीता। तो बताइए वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं? बताओ वोटिंग लिस्ट में कुल कितने वोटर्स हैं, ये आपसे पूछा है। सूची में मतदाताओं की संख्या मैंने मान ली मेरे प्यार भी कितना है? 100%। इस सवाल का ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बेस्ट तरीका भाई, टोटल बराबर होना चाहिए। टोटल जितने वोट डाले गए उन्हीं में से जीतने वाले को मिलेंगे, उसी में से हारेंगे, उसी में से वोट इनवैलिड होंगे। अगर टोटल वोटर 100% है तो 100% में से कितने लोगों ने वोट डाला? 80% लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, 80% लोगों ने वोट डाला, इसमें से 53 वोट क्या हैं? इनवैलिड है। जीतने वाले को कितना मिला है? सभी वोटर का 48%। अगर 100% वोटिंग लिस्ट में वोटर है तो जीतने वाले को कितना मिला? 48%। और वो 1013 वोटों से जीता, यानी कि हारने वाले को कितना मिला होगा? जीतने वाले से 1013 कम। अगर जीतने वाले को 48% वोट मिला है और वो 1013 वोटों से जीता, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 48% वोटों से 1013 कम वोट मिला होगा। ये इनवैलिड वोट है, ये जीतने वाले के वोट है, ये हारने वाले के वोट है। आगे सचिन समझ में? और ये सारा जोड़ जाड़ के कितना है? कुल डाले गए वोट 80% के बराबर। पूरी दुनिया में इससे आसान कोई तरीका है क्या करने का इस सवाल को? 48 48 96 परसेंटेज एक साथ जोड़ो, 48 48 96%, ये 80%। तो 96 में से 80 घटाऊंगा 16%। बताओ किसके बराबर आ गया? 53 माइनस 1013 कितना आ जाएगा? ये माइनस 960। इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में ये 960। ठीक है भाई, 16% के लिए 960, तो 1% के लिए 16 छिक्कम 60। तो आपसे पूछा कुल वोटर्स कितने? 100% 2 जीरो चुपका दो, यानी कि इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 6000। बताइए, मस्त है।
कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड। व्हाट द स्लोप ऑफ लाइन 2x प्लस 3y बराबर 6, बता रहे हैं सवाल। रेखा 2x प्लस 3y बराबर 6 का ढलान क्या है? तो भाई किसी भी लाइन का अगर स्लोप आपको निकालना है तो उसका कंसेप्ट है -a/b, माइनस एक्स का कोफिशिएंट 2/y का कोफिशिएंट यानी कि 3, यानी कि -2/3। याद रखिए, लाइन ax प्लस by बराबर c दे रखे तो उसका स्लोप -a/b, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। आ जाइए सवाल नंबर 12। एक मिठाई की दुकान का मालिक एक थोक विक्रेता से 8 डिब्बों की कीमत पर 10 डिब्बे मिठाई खरीदता है। यदि वह प्रत्येक डिब्बे को उसके अंकित मूल्य पर 2% छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छा सवाल है, बहुत सारे सवाल लेटेस्ट आए हैं एसएससी में ऐसे। देखो, एक मिठाई की शॉप का जो मालिक है वो खुद मिठाई नहीं बनाता घर में वो क्या करता है, एक होलसेलर से खरीद के ले आता है, और जब खरीद के लाता है तो 10 डिब्बे खरीदता है वो 8 बॉक्स के प्राइस पर। यानी कि होलसेलर से ये जो है मिठाई की दुकान का मालिक 10 डिब्बे खरीद लेता है 8 डिब्बों के मार्क प्राइस पर। ठीक है ना, क्लियर है? मिठाई की दुकान के मालिक ने क्या किया भैया, 10 डिब्बे खरीद लिए 8 डिब्बों के एमआरपी पर। तो यहां से सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ गया, एक डिब्बे के सीपी और उसके एमपी का रेशियो कितना आ गया भैया, उधर चला जाएगा 10, 8/10 यानी कि 4 रेशियो। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये एक डिब्बे पर क्या है, मार्क प्राइस हो गया ना, मार्कअप हो गया होगा इस रेशियो में। अब क्या करता, हर डिब्बे को उसके अंकित मूल्य पर 2% डिस्काउंट देता। लाभ क्या होगा, देखो लाभ जो होता है प्यारे बच्चों, आप यहां से सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रेशियो भी लगा सकते हो, दोनों रास्ते बढ़िया हैं। ठीक है बच्चे, आप ऐसे भी देख सकते हो कि सीपी 4 है, मार्क प्राइस 5 है, यानी कि मार्कअप कितना है, 25%। डिब्बे का, मिठाई के डब्बे का जो मार्क प्राइस है इसके कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 25%। 25% मार्कअप है, फिर अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट कितना हुआ इन दोनों का, सक्सेसिव 25 - 2 -25 गुणा 2/100। और यहां पर आप आगे रेशियो मेथड भी लगा सकते थे, दोनों ही मेथड सबसे बढ़िया है, 100 मान के भी कर सकते थे। तो 25 - 2 23, 23 में से आप क्या घटाओगे 0.5, क्या आ जाएगा लाभ आपका 22.5%। कोई दिक्कत, 22.5%। ऑप्शन नंबर यहां से सही है ना सचिन? आगे चलते हैं। धीरज गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट स्पीड ऑफ 3.8 किलोमीटर पर आवर। धीरज अपने घर से स्कूल जाता है 3.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिटर्न आता है 2.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ ही टेक्स 5 आवर्स गोइंग एंड कमिंग, घर से स्कूल जाने में लौट के आने में 5 घंटे लगते हैं कुल। तो पूछा उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। 5 घंटे आने जाने में लगाएगा तो पढ़ेगा कब बालक, इसलिए तो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कोई आने जाने का चक्कर नहीं, घर पे बैठ के पढ़ो, शानदार मॉक लगाओ, है कि नहीं सचिन? मान लो एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है S1 की स्पीड से, ठीक है, फिर लौट के आता है S2 की स्पीड से, और जर्नी में आने जाने का अगर टोटल टाइम दिया हुआ है T, ठीक है, तो ये आप डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस, ठीक है भाई, ये डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका डायरेक्ट कंसेप्ट है, शॉर्टकट है, रेशियो भी लग जाएगा। पर मेरे भाई मुझे ये तरीका ही ज्यादा है, आपका समय बचाएगा। S1 S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू टी, यानी कि टोटल टाइम, आने जाने का टोटल टाइम, केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया। गया कितने की स्पीड से 3.8, आया 2.6 की स्पीड से, नीचे दोनों को जोड़ो तो 5 और 1.6.4 इंटू टी, टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटे। तो सीधा आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम आवर में है। ठीक है, चलो अब बताइए ये देखो, दशमलव तो कट ही जाएगा, ये 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो काट लेते हैं मेरे भाई। 1.9 और 13, और ये कितना आ जाएगा, दो ऊपर 4 से काट ले तो ये कट जाएगा आपका
16 बार। ठीक है भाई, और बताओ। देखो यहां पे आंसर जो है काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकता हूं। एक काम करते हैं, डेसिमल यहां से हटाइए, यहां पे लगा लो 1.3 में, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, ये 19 को अगर आप 16 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, 1+3/16, 16 कम 16 3, 19, और मल्टीप्लाई 5 की 1.3 में गुणा, यानी कि 6 पॉइंट। ये आपकी कैलकुलेशन आसान करने का तरीका कि पूरी मल्टीप्लाई मत करो, 19 को 16 से भाग कर लो, 1+3/16, 1.3 गुणा 5, 6.5। तो जो भी आंसर आएगा 6.5 से तो बड़ा ही आएगा, यानी कि आंसर नहीं है। ठीक है भाई, कि आप इसको आगे कैलकुलेशन करोगे तो 6.5 की पहले क्या होगी, 1 में गुणा, 6.5 प्लस 6.5 की 3 में गुणा, यानी कि 19.5/16, ये आ जाएगा। अब 16 से अगर काटोगे तो 16 कम 16 और 3 5, 16 दूनी 32, यानी कि अप्रोक्स 7.7 तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करनी है, हालांकि मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 14, a+b बराबर 8 है, a³ + b³ 296 है, तो a की पावर 4 + b की पावर 4 का मान क्या होगा। बहुत शानदार सवाल है, ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए, बताइए। अलजेब्रा का देखो, a की पावर 4 + b की पावर 4 का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। a की पावर 4 + b की पावर 4 आएगा a² + b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b², ट्वाइस ऑफ a² b², यानी कि ट्वाइस ऑफ ab का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, a की पावर 4 + b की पावर 4 बराबर a² + b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab का होल स्क्वायर। ना तो मुझे ab पता है, ना मुझे a² + b² पता है, तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो इस सवाल तो बहुत लेंदी है। ठीक है भाई, अब आपको a³ + b³ दिया है 296, a³ + b³ का क्या फॉर्मूला है, a³ + b³ का फॉर्मूला है a + b 8 इंटू a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये फॉर्मूला है। a³ + b³ बराबर a + b, जिसकी जगह मैंने क्या रख दिया 8 इंटू a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, बराबर क्या आ गया 296। अपन लोग 8 से काटते हैं, तो 8 दिया 24 और 8 सत्ते 56, 8 का स्क्वायर 64, 37 इधर आएगा, 64 में से 37 घटाएंगे तो 27, 27 बराबर 3ab, तो 3 नाम 27, ab का मान क्या आएगा बेसिकली यहां से 9, तो ab की वैल्यू तो मैंने यहां से 9 निकाल ली। कोई डाउट? देखो ये 9 एकम 9 भी करें तो 9 + 1 10 होगा, 8 नहीं होगा, यानी यहां पे कोई ab की इंटीजर वैल्यू सेट नहीं हो रही। ठीक है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा कि भाई हिट एंड ट्रायल से और बी की वैल्यू भी नहीं निकल रही। ऐसी संख्या जिनकी गुणा करके 9 जोड़ के 8 आए, कोई इंटीजर वैल्यू तो है नहीं ऐसी। फिर आप अब क्या निकालो, a² प्लस, तो a² + b² कैसे आएगा मेरे भाई ये बताओ। सवाल में a + b है, a b है तो आ जाएगा a² + b², a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, पेपर में सब दिमाग में होगा, पेपर में तो बस कैलकुलेशन के स्टेप होंगे। a + b 8 है, 8 का स्क्वायर 64, a b आपका 9 है, 9 दूनी तो 64 - 18 कितना आ जाएगा 46। ठीक है भाई, a² + b² 46 आ गया, वैल्यू यहां रख दो, 46 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ क्या बच्चों, ए बी आपका 9 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 2116, 2116 और 81 दूरी 162, तो एंड में कितना आएगा 4 आएगा, और 211 - 16 कितना आ जाएगा मेरे भाई 195, यानी कि 1954 आंसर है। यही है ना ऑप्शन नंबर, बढ़िया सवाल है कि नहीं। 1 2 3, 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा इस सवाल का आंसर लाने के लिए। आगे चलते हैं बच्चों, बताइए। 3 संख्याएं ऐसी हैं कि जब उनमें से किन्हीं 2 के एवरेज को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 180, 168 और 150 होते हैं। तो आपसे पूछा एवरेज ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर, ओरिजिनल 3 नंबर्स का एवरेज क्या है। 3 नंबर हैं,
किन्हीं भी दो के एवरेज को अगर तीसरी संख्या में ऐड कर दिया जाए तो ये रिजल्ट आता है। तीनों संख्याओं के एवरेज का, ये एवरेज का बहुत फेमस सवाल है। इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, 180 प्लस 168 प्लस 150, इन तीनों को जोड़ लो और इसको 6 से भाग कर लो। ये डायरेक्ट ट्रिक है भैया, करके देखना, यही आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर सवाल है जो साल में एक बार तो आता ही आता है। लेकिन आपको मेथड भी पता होना चाहिए। मान लो जैसे तीन संख्या क्या है, ए बी और सी। सवाल इस तरीके से है कि जब किन्हीं भी दो संख्याओं के एवरेज को, मान लो जैसे ए और बी है, ए और बी का एवरेज क्या आएगा, जोड़ के 2 से भाग कर दो। तीसरी संख्या क्या बची, सी, सी में जोड़ के क्या आता है 100। अब मैं ले लेता हूं बी और सी, बी और सी का एवरेज क्या आएगा, बी प्लस सी बटे 2। तीसरी संख्या ए, इसमें जोड़ के आता है 168। ये तो पैटर्न है। अब बची ए और सी, अब मैं ए और सी को ले लेता हूं तो मेरे भाई सी प्लस ए बटे 2 एवरेज आ गया। तीसरी संख्या बी, इसमें जोड़ के क्या आता है 150। कोई डाउट? अब आपसे पूछा तीनों संख्याओं का एवरेज, एवरेज मतलब तीनों को ऐड करना पड़ेगा पहले, है ना। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। देखो भाई यहां a/2 है, ये a/2 है, a हो गया, और ये प्लस a यानी कि 2a हो गया। ऐसी b/2 प्लस b/2 b हो गया, b प्लस b 2b, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। तो आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, बराबर क्या आ गया, इन तीनों का सम 180 प्लस 168 प्लस 150। यहां तक कोई डाउट? अब ये जो दो यहां गुणा में हो रहा है, ये कहां चला जाएगा, इधर। बट ये क्या आ गया, तीनों संख्याओं का योग, a प्लस बी प्लस सी। तीन संख्याओं का योग है, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो तीनों संख्याओं के योग को 3 से भाग करना पड़ेगा। भाई इन तीनों संख्याओं ए बी सी का एवरेज क्या आएगा, जोड़ के 3 से भाग कर दो। यहां 3 से भाग करेंगे तो इधर भी 3 से भाग करेंगे, तो नीचे क्या आ गया, 2 तिया, ये बात डायरेक्ट लिख दी क्या मैंने, 180 प्लस 168 प्लस 150 बटे 6, यानी कि कितना आ गया 8, 16 15 31 और 18 49, 498 बटा 6 हो गया ना। तो 6 8 48 और 1 6 3 18, यानी कि 83 सवाल का आंसर है। ठीक है, बढ़िया सवाल है ना। अभी आया ये हाल फिलहाल पेपर में, समझ जाओ तुम। हाँ, सवाल नंबर, ए कॉर्ड सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक जीवावृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। What is the measure of angle subtended by the same chord at any point on the remaining part of circle? तो आपसे पूछा है इस कॉर्ड द्वारा, सेम कॉर्ड द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 35 डिग्री आ जाएगा। तो डाउट? ये तो डायरेक्ट थ्योरम है भाई, सीधी। मान लो जैसे सर्कल है और ये क्या होगी, सर्कल की एक कॉर्ड, और ये होगा सर्कल का सेंटर। ये कॉर्ड ए बी जो है सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाती है। अब इसी कॉर्ड ए बी द्वारा प्यारे बच्चों जो एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट पे वो कितना होगा, इसका आधा, ये यानी कि 35 डिग्री। आ जाओ सवाल नंबर 17। एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 468 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके डायमेंशन 2 3 4 के अनुपात में है। आपसे पूछा इस घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा। घनाभ आप समझते हैं, डब्बा, ठीक है ना, आयताकार बॉक्स। अब घनाभ का आयतन आपको निकालना। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। इस सवाल में क्यूबॉइड के डायमेंशन नहीं दिए हुए, डायमेंशन का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, सवाल में दिया है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चे क्या करेंगे, माना लंबाई 2x, चौड़ाई 3x, हाइट 4x है ना, x लेके ना पहले x की वैल्यू निकालेंगे। नहीं करना है, अगर कभी भी डायमेंशन का रेशियो दिया हो तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। एक और तरीका मैं आपके सामने खोलता हूं भाई। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH। ये रेशियो दिया है तो रेशियो के हिसाब से क्या आ जाएगा वॉल्यूम, 2 तिया 6 चौक, वॉल्यूम आ जाएगा 24। आंसर वैसे 24 का मल्टीपल होना चाहिए। सवाल में क्या दिया है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया घनाभ का, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL,
यानी कि ट्वाइस ऑफ एल बी, यानी कि 2 तिया 6 प्लस बी एच 3 चौक 12 प्लस एच एल। एच एल मतलब 4 दूनी 8, तो 12 8 20 26 दूनी 52। तो रेशियो के हिसाब से सरफेस एरिया कितना आएगा, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना 468 सेंटीमीटर। बताइए कितने गुना है, 9 गुना, 450 प्लस 18 468 यानी कि 9 गुना। अब आप एक बात बताइए, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते, एरिया कितने गुना हो रहा है, डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि विमाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। तो डायमेंशन कितने गुना होंगे मेरे प्यारे भाई, 3 गुना, क्योंकि पावर 1 है। वॉल्यूम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम कितने गुना होगा मेरे भाई, 3 का क्यूब 27 गुना। तो ये वॉल्यूम है रेशियो के हिसाब से 24, लेकिन एक्चुअल आपका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इसका 27 गुना। 540 प्लस 108 यानी कि 648 सेंटीमीटर क्यूब इस सवाल का आंसर आ जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ये तरीका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, आगे चलते, मजा आ रहा है ना भाई। सवाल नंबर 18, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज इन द रेशियो 8:5:9 है। इंग्लिश में थोड़ा सवाल कट गया। एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। ठीक है भाई, ये होगा लाइन में ना, एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैथ की बुक है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, उनका रेशियो 8:5:9 है। देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज दीज बुक्स बाय 10, 5 and 5% रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स आफ्टर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के बाद बुक्स की संख्या का अनुपात क्या होगा, रद्दड़ सवाल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइब्रेरी में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुक की संख्या का रेशियो कितना है, 8:5:9। अब इसमें ये कितनी बढ़ गई, मैथ किताब 10% बढ़ गई, 100 को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 100, और ये फिजिक्स की 5% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 105%, केमिस्ट्री की 5% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 105% गुना। ठीक है भाई, यानी कि अब जो ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बुक्स की संख्या का रेशियो यही होगा, और इसमें कुछ है नहीं प्यारे दोस्त, ये तो 5 से ही कट गया है ना, 22 बार, ये 21 बार और ये 21 बार, तो 22 अट्ठे 176, 21 पंजे 105, 21 निम्मा 189। हालांकि ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे मैथ की बुक 10% बढ़ाओगे, 10% बढ़ाने का मतलब 110% हो जाएगा, 110% यानी कि 11, 11 तो 11 तो ये मल्टीपल नहीं है, 11 तो ये नहीं है, 11 तो ये नहीं है, ये 11 का मल्टीपल, ये आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन से भी सवाल उड़ा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर 19, एक चोर और एक पुलिस अधिकारी 500 मीटर की दूरी पर हैं। अच्छा, अगर वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो पुलिस अधिकारी चोर को 10 मिनट में पकड़ लेता है। सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो पुलिस चोर को 10 मिनट में पकड़ लेगी। अगर वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं तो 2 मिनट में मिलते हैं। चोर की गति मीटर पर मिनट कितनी है, यानी कि मुझे यूनिट नहीं बदलनी पड़ेगी, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम मिनट में, स्पीड भी मीटर पर मिनट में ही पूछी है। देखो ध्यान से सुनिएगा, सवाल में कुछ भी दम नहीं है। ये रहा पुलिस और ये रहा चोर, इनके बीच की दूरी है 500 मीटर। अब आप मुझे ये एक बात बताइए, अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में ऐसे, तो पुलिस चोर को पकड़ लेती है, यानी कि पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो पकड़ पाएगी। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड, S1 माइनस S2। 500 मीटर की डिस्टेंस कितने मिनट में पकड़ लिया पुलिस ने चोर को, 10 मिनट में, ये आ जाएगी 500/10 यानी कि 50, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। बोला अगर वो एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, है ना, चोर खुद गिरफ्तार होना जा रहा है, पुलिस चोर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते विपरीत दिशा में दौड़ेंगे, यानी कि तो ये एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना दोनों की, तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 प्लस S2, यानी कि पुलिस की स्पीड प्लस चोर की स्पीड। 500 मीटर बीच की दूरी है, कितने मिनट में मिलते हैं फिर, 2 मिनट में, तो क्या हो जाएगी स्पीड 250 मीटर पर मिनट। आपसे क्या पूछा है, चोर की, घटा के आधा कर दो भाई,
डोर की स्पीड कम होगी ना, 250 माइनस 50, 200 का आधा 100 मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर, बहुत आसान सवाल है भाई। आगे आ जाते हैं सवाल नंबर 20। यदि x बटे 8 प्लस 8 बटे एक्स बराबर 1 है तो x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। करो ज्ञात, कभी तो कुछ ज्ञात कर दिया करो, हैं या ज्ञात ही रहोगे। अगर कभी भी इस तरह का केस आए, a प्लस 1/a इक्वल टू 1, a प्लस 1/a इक्वल टू 1, तो ध्यान रखिएगा a क्यूब इक्वल टू -1 होता है, ये कंसेप्ट है। अगर ऐसे आता है a प्लस 1/a इक्वल टू -1, तो a क्यूब की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, ये 1 होती है। यहां अगर आप इस सवाल को देखें तो ये क्या है, x बटे 8, ये उसका उल्टा है 8 बटा एक्स। यानी कि अगर ये a है तो ये उसका उल्टा लिखा हुआ है, 1 बटा ए बराबर क्या हो रहा है, तो इसका मतलब a प्लस 1/a अगर इक्वल टू 1 है तो a का क्यूब क्या आ जाएगा, x बटे 8 का क्यूब क्या आएगा भैया, -1। तो यहां से x का क्यूब कितना आएगा, 8 का क्यूब 512 है, तो माइनस का 51, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान कोई चीज है। सवाल नंबर 21 बताओ, बहुभुज वाला है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। एक रेगुलर पॉलीगन है, एक सम बहुभुज है। सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 6 गुना है। तो आपसे पूछा है इस पॉलीगन में डायगोनल कितने हैं। डायगोनल बाद में निकालो, पहले ये बताओ कि इस पॉलीगन में भुजाएं कितनी हैं। सवाल में बोला गया है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल का 6 गुना है। देखो जितने इंटीरियर एंगल होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। अगर आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों का 6 गुना है, यानी कि हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी ईच एक्सटीरियर एंगल का 6 गुना होगी कि नहीं सचिन, बताओ। क्योंकि जितने इंटीरियर उतने ही एक्सटीरियर, जितने अंदर उतने बाहर। तो आंतरिक कोण, हर एक आंतरिक कोण की वैल्यू भी बाह्य कोण का 6 गुना होगी। तो रेशियो क्या आएगा इनका, 6 रेशियो। और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना हुआ है, 7 यूनिट। और जबकि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 7 यूनिट के लिए 180 डिग्री है, तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बटे 7। ये रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू आ गई। और आप जानते किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर एक्सटीरियर एंगल पता है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या आएगी, 360 डिग्री बटा ई। ठीक है भाई। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बटे 7। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। तो 180 दूनी 360, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 दूनी। रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या आ गई। इतना भी सवाल बन सकता है पेपर में, रेलवे वाले यहीं पे खुश हो जाते हैं। पूछा बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अगर किसी भी बहुभुज में n भुजाएं तो उसमें डायगोनल कितने होंगे, n इंटू एन माइनस 3 बटे 2, n इंटू एन माइनस 3 बटे 2। n की वैल्यू क्या है, 14। तो 14 गुणा 14 माइनस 3, 11 बटे 2। 2 से आपका 14 7 बार जाएगा, 7 गुणा 11, 77 इसमें डायगोनल्स है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सॉल्यूशन है। मैं बिल्कुल एकदम आपको क्रिस्प करा रहा हूं, क्रिस्प सॉल्यूशन। आ जाइए, सवाल नंबर है, बनाओ। सर्कल का सवाल है। क्या है भाई, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हैज ए लेंथ ऑफ 12 है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 12 है। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस इज 30 डिग्री। इस जीवा द्वारा सर्कल की परिधि पर कितना कोण बनाया गया है, 30 डिग्री। तो आपसे पूछा डिस्टेंस बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड। सर्कल के सेंटर से जीवा की दूरी क्या है। तो दोस्त ये समझिए, ये क्या हुआ आपका सर्कल, कोई डाउट। और ये हुआ भैया सर्कल की एक कॉर्ड, नाम भी दे देते हैं हम इसको ए बी। और ये है बच्चों सर्कल का मान लीजिए सेंटर।
तो ये जो कॉर्ड है ए बी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। अगर ये कॉर्ड ए बी सेंटर पे 30 डिग्री का कोण, सरकमफ्रेंस पे 30 डिग्री बना रही है, तो मुझे बताओ सेंटर पे कितना बनाएगी फिर? डबल डबल बनाएगी। जीवा द्वारा सेंटर पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है। ठीक है बच्चों, और यहां जैसे 60 डिग्री का कोण बना, मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्ड ए बी सरकमफ्रेंस पे 30 डिग्री, सेंटर पे 60 डिग्री। यहां पे जीवा ए बी की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये दोनों रेडियस में बराबर होंगे? बोलो, रेडियस ही तो है सेंटर से परिधि तक की दूरी। अगर एंगल 60 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचा? 120 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 आना चाहिए। अगर ये दोनों रेडियस बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे 60-60 डिग्री के। यानी कि क्या बन गया ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीन एंगल बराबर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर। अगर कॉर्ड ए बी 12 है तो इस सर्कल की रेडियस भी 12 है, तो ये ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। अब पूछा है सर्कल के सेंटर से जीवा ए बी तक की दूरी, यानी कि ये पूछा है, ये डिस्टेंस आपसे पूछा। और बेसिकली ये क्या है? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। और सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर भुजा ए है तो उसकी हाइट क्या होती है? √3/2a। √3/2a ये आ जाएगा भाई। पता कोई दिक्कत है? 2 छिक्का 12 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर। ठीक है, बढ़िया सवाल है, शानदार है। आ जाइए सवाल नंबर 23। कॉट ए बराबर x + 1/x, तो कोसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति का सवाल है। हालांकि यहां आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, पर सिंपली आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉट दिया है ना। कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है कॉट स्क्वायर ए +1, 1 + कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो भाई। कॉट ए का मान है x + 1/x, तो x + 1/x का स्क्वायर क्या आएगा? x² + 1/x² + 2। कॉट ए की वैल्यू है x + 1/x, इसका स्क्वायर क्या आएगा? x² + 1/x² + 2 +1, x² + 1/x² + 3। आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आइए सवाल नंबर 24। इन ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस P, x, y, q, 5, -1 are 2, 6. The centroid is at G 4, 2. What are the coordinate of vertex P? एक त्रिभुज के अगर तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उसके सेंट्रोइड या केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे वो एवरेज होंगे। समझ में आया भाई? यानी कि जैसे आपको यहां पे एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स है पी क्यू आर, उसका सेंट्रोइड है जी, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है 4, 2। तो ये 4 कैसे आएगा? मान लो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो ट्राइंगल के जितने भी वर्टेक्स हैं शीर्ष से, उनके एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। एवरेज मतलब इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो। या फिर आप ऐसे सोचो कि भैया ये तो एवरेज है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज 4 है तो योग कितना आएगा फिर? 12। यानी कि यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट का सम 12 होना चाहिए त्रिभुज के। x + 5 + 2 कितना आ जाएगा? तो यहां पे x कितना आ जाएगा भैया? 12 - 7, यानी कि x के वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ना ये आंसर है ना ही ये आंसर है। ऐसे करना होता है ये सवाल। दो ऑप्शन में फंस गए। अगर सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या है? एवरेज 2 है, तो योग कितना आएगा? 6। 2 × 6 भाई, 3 संख्याओं का एवरेज 2 है तो जोड़ के कितना आना चाहिए? 6। तो जोड़ के 6 आना चाहिए। 6 -1 और ये +1, 1 से -1 कट गया, बचा क्या? यानी कि क्या आ गया? 5 और ऑप्शन नंबर। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू। लास्ट सवाल, ठीक है, इस टेस्ट का आखिरी सवाल करने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया टेस्ट रहा, प्रैक्टिस सेट। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने सवाल इसमें से अपने से ठीक कर लिए। ठीक है, कौन कौन सा सवाल बढ़िया लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं करा रहा सीटसेल पे, तो किसी का ध्यान ही नहीं है, हम ही टेस्ट करवाए पड़े बस अलग। विद्या लेंट 6,000 रुपी टू काव्या फॉर 3 ईयर एट रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, विद्या ने काव्या को 4% ब्याज की दर से 3 साल के लिए 6,000 रुपए उधार दिए।
3 साल बाद विद्या को मिलने वाली राशि की गणना करें। यानी कि अमाउंट आपसे पूछा है। देखो विद्या ने काव्य को बुलाया, काव्य इधर आ, ये ले 6,000 रुपये, ब्याज लूंगी तेरे से 4% पर एनम, 3 साल बाद मुझे लौटा देना। तो 3 साल बाद विद्या को कितना पैसा मिलेगा? तो अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल आपको पता है 6,000, आपको क्या निकालना है? केवल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना? ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, लेकिन ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो बहुत नजदीक है भाई। यानी कि पूरे चांस है कि आंसर इन दोनों में से ही एक होगा। अभी तो आपको परेशान तंग करने के लिए दिए ये, तो आपको कैलकुलेशन काफी नजदीक करना है, क्योंकि 1 रुपए का ही फर्क दिख रहा है। ठीक है, हवाई यहां पे आप नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली 3 साल का कंपाउंड टेस्ट निकालना, और 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? बेस्ट मेथड बता रहा हूं, 3-3-1। प्रिंसिपल कितना है? 6,000 रुपए। ब्याज की दर कितने? 4% सालाना। तो आप यहां पे 4% करते जाओ। 6,000 का 4%, 240 का 4%, 24 चौका 96, 240 का 4% आएगा 9.6। ठीक है, और 9.6 का 4% यही है भाई। देखो 9.6 को आप 10 ही मान लो, मान सकते हैं। 10 रुपए का 4% आ गया 0.4। कि मैंने यहां पे बहुत थोड़ा सा फर्क है, यहां तो फिर भी 1 रुपए का फर्क है, मैंने तो 0.1 का भी फर्क नहीं किया यहां पे। समझ में आ गई नहीं? तो यहां पे 10 का 4% कितना आ जाएगा? 0.4। कोई दिक्कत? चलो अब इनकी मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देंगे। कोई डाउट? 240 का 3 गुना 720, 9.6 का 3 गुना 28.8, और ये आपका 0.4। तो कितना आएगा? 720 और 28 748, और 0.8 और 0.4 1.2। 748 में 1.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 749.2 रुपए। 749.2 रुपए आ जाएगा। कोई डाउट है? आपसे पूछा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ही तो आपसे पूछा है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो यानी कि 3 साल बाद विद्या को कितना पैसा मिलेगा? 6,000 तो प्रिंसिपल मिलेगा ही मिलेगा, 749.2 रुपए ब्याज ऐड कर दीजिए, तो 6,749 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? तो ऑप्शन ये, इससे बढ़िया तरीका नहीं कोई करने का इस सवाल का। बिल्कुल आपको करीब में ले जाएगा और कम से कम कैलकुलेशन में आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ये टेस्ट समाप्त होता है। अगर आप 25 में से 20 सवाल कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैंने हर सवालों को बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल का लिया है। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे को बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, हर एक सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, तो मैंने आपको बता दिया कि 0 to हीरो आप हमारा बेसिक टू एडवांस जो सिलेक्शन बैच 2.2 है उसको ज्वाइन करके लाइव क्लासेस में, जिसके हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, ठीक है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज इतना ही, कल हम एक और एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।